हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का द एनएपी फिजिक्स यूट्यूब चैनल पे। हम स्टडी कर रहे हैं हमारे बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स के यूनिट नंबर 3 को, और आज का क्लास हमारे इस यूनिट नंबर 3 का लास्ट क्लास है। हमने इस यूनिट नंबर 3 के लगभग सभी टॉपिक्स को जो सिलेबस में हमारे दिए हुए हैं, एनईपी के करिकुलम में दिए हुए हैं, उसे कंप्लीट कर लिए हैं। आपसे फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सिलेबस आप जरूर अपने सामने रखें। एक लास्ट में इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का टर्म आपको वहां पे लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी हमने पहले ही पढ़ लिया है, उसके वीडियो पहले ही आपको अपलोड हो चुके हैं। तो आज हमें अपने गैसों में अभिगमन की घटनाओं को आगे लेते हुए पढ़ना है। इससे पहले क्लास में हम लोगों ने श्यानता को बहुत डीप तरीके से स्टडी किया था कि गैसों में श्यानता किस तरह से होती है और कैसे उस चीज को हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, और वो किन किन चीज़ों पे निर्भर करती है उसके बारे में भी स्टडी कर सकते हैं। आज हमें थर्मल कंडक्टिविटी को या ऊष्मा चालकता को गैसों के लिए समझना है कि गैसों में ऊष्मा का चालकता किस तरह से होता है। ठीक, तो थर्मल कंडक्टिविटी कहने का मतलब है, देखिए पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं। किसी गैस की ऊष्मा चालकता को आप ठीक उसी प्रकार से समझ सकते हैं जिस प्रकार गैस की श्यानता होता है। तो श्यानता में होता है कि मोमेंटम का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इससे पहले क्लास में हम लोगों ने इस चीज को जाना है। यहाँ पे ऊर्जा का आदान प्रदान होगा। ऊर्जा का आदान प्रदान होगा ताप पे निर्भर करते हुए। तो सपोज एग्जांपल यहाँ पे डायग्राम में देखिए, गैस के अलग अलग लेयर हम लोगों ने लिया हुआ है। ये नीली वाली लेयर गर्म लेयर को प्रदर्शित करती है, और हरी वाली लेयर ये वाली ठंडी लेयर को प्रदर्शित करती है। और टेम्परेचर का कंसेप्ट ये है कि इन दोनों के बीच एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कराने के लिए जो टेम्परेचर ताप है वो वाहक का काम करता है। और किस दूरी को तय करेंगे, तो फिर वो माध्य मुक्त पथ का कंसेप्ट लैम्डा डिस्टेंस जो इनके बीच में वो तय करेगा, बीच वाले लेयर के लिए जो टेम्परेचर का एक इक्विवेलेंसी प्राप्त करेगा। और टेम्परेचर ग्रेडियंट जिसको डी टी अपॉन डी वाई से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हाइट यहाँ पे हम लोग वाई के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं। अगर आप जेड के रिस्पेक्ट में लेंगे तो डी टी अपॉन डी जेड लिखेंगे। अगर आप एक्स के रिस्पेक्ट में लेंगे तो डी टी अपॉन डी एक्स लिखेंगे। तो उस पर कंफ्यूज मत होइएगा। हाइट या फ्लो ऊपर से नीचे किस दिशा में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने टेम्परेचर का ग्रेडियंट लिया हुआ था। ठीक, तो भाई क्या कहा जाता है, देखिए जरा। इस प्रकार यदि हम किसी गैस के ताप के प्रवणता को टेम्परेचर के ग्रेडियंट को जानते हैं, अर्थात गैस का एक क्षेत्र क्या है जी, गर्म है, और दूसरा क्षेत्र ठंडा है, तो गैस के अणु अपनी रैंडम गति के से ऊष्मा को, हीट एनर्जी को गर्म क्षेत्र से ठंडे क्षेत्र में लेकर आते हैं। इस ऊर्जा प्रवाह को ही हम क्या कहते हैं जी, ऊष्मा चालकता कहते हैं, या फिर थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं। तो ये तो परिभाषा हो गया, यहाँ तक तो आपको लिखना ही है। अब डायग्राम के अकॉर्डिंग समझिए कि माना वाई अक्ष के अनुदिश ताप में परिवर्तन हो रहा है। नीचे से ठंडा बढ़ते बढ़ते ताप ऊपर गर्म है। अब जो अणु माध्य मुक्त पथ लैम्डा की दूरी तय करके y प्लस लैम्डा पर पहुंचता है। y प्लस लैम्डा कहने का मतलब है कि जो भी एक y का हाइट है, यहाँ पर जिस भी हाइट पे आप इसको लें, ये y एक्सिस है, एक पर्टिकुलर हाइट y का एक्सिस पे अगर आप लेते हैं, तो y प्लस लैम्डा को लेके वो जब पहुंचता है, वह अपने पुराने स्थान का ताप ऊर्जा साथ लेकर जाता है। और आप ये चीज जानते हैं कि थर्मल इक्विवेलेंसी, या फिर हम लोगों ने इस पर्टिकुलर कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ा है कि ताप का आदान प्रदान होता है और ताप एक समान वितरित होता है, तो लेकर आता है। ठीक इसी प्रकार नीचे से ऊपर जाने वाला अणु भी ठंडे क्षेत्र का जो भी उसकी क्षमता का टेम्परेचर होगा, ठीक है, उसे लेके जाएगा, ऊपर की क्षेत्र में लेके जाएगा। मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है आपके टेम्परेचर के फंक्शन के प्रोपोर्शनल है, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, है ना, ऐसा कहा जा रहा है। तो भाई यहाँ पर इस प्रकार अणुओं का जो रैंडम मोशन हो रहा है ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, पूरे गैस में वितरित होता है या ट्रांसपोर्ट होता है, जिसकी वजह से ऊर्जा का एक वितरण होता है। इसी ऊर्जा के प्रवाह को ही हम ऊष्मीय चालकता कहते हैं, ऊष्मा चालकता कहते हैं। चलिए इसके मैथमेटिकल डेरिवेशन पे आते हैं बिना देर किए। अब हम जानते हैं इस प्रकार गर्म परत, तीन परत थी, मान लेते हैं गर्म परत से m द्रव्यमान का जो अणु है निचली सतह की ओर आता है, और लेके आएगा क्या, ऊष्मा लेके आएगा। तो ऊष्मा जो लेके आएगा वो किन किन चीजों पर निर्भर करेगा, द्रव्यमान है भाई, और स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा, क्योंकि विशिष्ट ऊष्मा ही तो वो ऊष्मा है जो कंटेंट करके वो लेके चलेगा, और कितना उसका टेम्परेचर ग्रेडियंट है, किस ढाल से वो नीचे आएगा। तो भाई m द्रव्यमान हो गया, विशिष्ट ऊष्मा उसकी कैपेसिटी हो गई,
और ताप प्रवणता तो जैसे श्यानता में आप पढ़े थे लैम्डा गुना कितना ढाल है, तो dt अपॉन डेल वाई। तो ये इक्वेशन 1 प्राप्त करना बड़ा ही ईज़ी है, आसानी से आप निकाल सकते हैं। अब फिर से हमें फ्लक्स के बारे में जानना है भाई कि आखिर कितने मॉलिक्यूल हैं और किस गति से ऊपरी परत से निचली परत की ओर किसी क्षेत्रफल को पार करके आ रहे हैं। तो प्रत्येक सेकंड प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले अणुओं का फ्लक्स क्या होता है, सेम हमने वहां भी कैलकुलेट किया था श्यानता वाले इक्वेशन में, लेक्चर में। तो 1/3 n c बार नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, c बार उनका जो एवरेज वेलोसिटी है। और 1/3 क्यों आता है जी, क्योंकि वेग जो है तीनों दिशाओं में वितरित एक समान रूप से होता है। इस प्रकार प्रति एकांक क्षेत्रफल पर ऊपरी परत से निचली परत तक आने में कुल ऊष्मा कितनी होगी, तो कुल ऊष्मा होगी जितनी ऊष्मा ऊर्जा वो लेके आ रहा था वो, और किस हिसाब से फ्लक्स या मॉलिक्यूल्स का एक समूह नीचे आ रहा था, इन दोनों को मिला देंगे तो टोटल कितनी ऊष्मा हम ऊपर से नीचे लेके आ रहे थे वो मिल जाएगा। तो फाइनली व्हेन यू राइट दिस बोथ इक्वेशन ऐसा कि 1/3 n c बार इंटू एम सी वी लैम्डा डी टी बाई डी वाई, तो आपको इक्वेशन नंबर 2 मिल जाएगा। ये टोटल उस हीट का अमाउंट है जो कि ऊपर गर्म वाले क्षेत्र से नीचे की ओर आ रहा था। अब हमें यहाँ पर एक रूल जिसको फॉलो करना है, फूरियर का नियम, कि गैस की ऊष्मा चालकता गुणांक ऊष्मा की वह मात्रा होती है जो कि प्रति एकांक क्षेत्रफल से होकर ताप प्रवणता के साथ लिए प्रवाहित होती है। ये जूल के नियम के अकॉर्डिंग, सॉरी फूरियर के नियम के अकॉर्डिंग डिफाइन होता है। स्टार्टिंग वाले क्लास में हमने इसको डिफाइन किया था कि Q इज इक्वल टू के डी टी अपॉन डी वाई। याद करना बहुत ईजी है, इसमें जो आया है वही है के डी टी अपॉन डी वाई। तो भाई इक्वेशन नंबर 3 भी इसको फूरियर का नियम लिख बोलते हैं ना, याद कर लीजिएगा। पहले वाले इंट्रोडक्टरी क्लास में मैंने इसको लिखा था, इसका नाम है फूरियर का नियम। फूरियर का उष्मा चालकता का नियम, फूरियर का उष्मा चालकता का नियम, जिसके आधार पे किसी गैस की जो उष्मा चालकता का गुणांक होता है, उष्मा की वह मात्रा होती है जो गैस के प्रति एकांक क्षेत्रफल से होकर जाता है, किसके आधार पर, ताप प्रवणता के आधार पर। तो भाई इक्वेशन नंबर 2 और 3 दोनों ही उसी उष्मा को परिभाषित कर रहे हैं, तो दोनों की तुलना करने से इसका राइट हैंड साइड यहाँ पर और उसका वहां पर, ऐसे दोनों तरफ से ये वाला ग्रेडियंट वाला टर्म हट जाता है और फाइनली आपको ये एक्सप्रेशन मिलता है कि के जो कि उष्मा चालकता गुणांक है 1/3 एम एन सी बार सी वी लैम्डा। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि एम एन क्या होता है जी, घनत्व होता है, मास एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मिला देंगे तो सिग्मा डेंसिटी बनती है। आप इस टर्म में भी लिख सकते हैं यहाँ पर। अब चूंकि यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि माध्य मुक्त पथ लैम्डा का मान होता है 1/√2 पाई डी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर एन। तो जब इसे पुट आउट कर देंगे आप यहाँ पर लैम्डा का मान, तो एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से मिलेगा, इस तरह से मिलने वाला है ऐसा, ठीक। और हम लोग जानते हैं कि जो सीवी होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे स्पेसिफिक हीट 3/2 केबीटी होता है। ये वो जो ऊर्जा के समविभाज नियम से आया है कि ऊर्जा के समविभाज नियम से प्रत्येक दिशा में ऊर्जा कितनी होती है, 1/2 केबीटी प्लस 1/2 केबीटी प्लस 1/2 केबीटी, इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो उसे भी अगर आप रखें तो यहाँ पे सीवी की वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहाँ रिलेशन बस ये दिखाने का है कि सीवी जो है प्रोपोर्शनल होता है टी के, टेम्परेचर के, ठीक। मतलब इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को आप एम सी बी बार 3√2 पाई डी स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। और चूंकि किन किन चीजों पर निर्भर करता है इसे बताना बहुत जरूरी है आपके लिए एग्जाम में, तब मार्क्स पूरे होते हैं। तो भाई कह रहा है कि इस एक्सप्रेशन से पर्टिकुलर की गैस की उष्मा चालकता गैस के दाब पी और आयतन पर तो निर्भर नहीं करता, क्योंकि इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में ना तो प्रेशर वाला टर्म आया है ना तो वॉल्यूम आया है। तो आयतन और वॉल्यूम पे और प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता। अब हम जानते हैं कि जो के है सी बार के प्रोपोर्शनल है, ये देखिए सी बार के। और हम लोग जानते हैं कि सी बार जो है प्रोपोर्शनल होता है टी के, रूट टी के, क्योंकि सी बार इतना होता है। इसका मतलब जो के है आपका रूट टी के प्रोपोर्शनल है, ठीक। रूट टी के आपके प्रोपोर्शनल होता है, अर्थात गैस की उष्मा चालकता गैस के परम ताप के वर्गमूल के समानुपाती होती है। जितना ज्यादा ताप होगा उष्मा की चालकता भी उतनी ज्यादा होगी। प्रेशर और वॉल्यूम का कोई डिपेंडेंसी यहाँ पर नहीं है। तो इन दोनों निर्भरताओं को आपको लिख के वहां पे बताना आवश्यक है, तब जाके आपका आंसर कंप्लीट होता है। तो ये यहाँ तक हुआ हमारा उष्मी चालकता गैस के पदार्थ के लिए,
ठीक? कहाँ से? बहुत ईज़ी, अगर आपने इससे पहले वाला श्यानता वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया है, उसी के फाउंडेशन पे इसे आसानी से बनाया जा सकता है। अदरवाइज़ मैंने आपको पहले क्लास में भी बताया था कि किताब वगैरह में आपको 1/6 के कॉन्सेप्ट से बहुत कॉम्प्लेक्स वे में ये मिलेगा और उतना बड़ा लिखते-जमाते आपके पास वो टाइम नहीं रहेगा। तो स्मार्टली आप इस तरह से डायग्राम बना के, इस तरह से लिख के इसे अपने अच्छे मार्क्स आप कंटेंट कर सकते हैं, जिसमें आप उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे, सॉरी, जो चीज़ें हम लोग यहाँ पे लेके चले हैं। तो इसीलिए इंट्रोडक्टरी क्लास में मैंने तीनों के लिए जो टूल लगने वाले हैं, उनको बता दिया था। जैसे इसमें फूरियर के नियम का यूज़ किए, जो कि उसमें चालकता गुणांक की परिभाषा बताता है, ये वाला समीकरण। और इससे पहले वाले क्लास में श्यानता वाले में हम लोगों ने न्यूटन के श्यानता नियम का यूज़ किया था। तो ये कुछ बेसिक चीज़ आपको याद रखना है। अब आप लोगों के लिए टास्क है कि अब डिफ्यूज़न को आप इसी आधार पे बनाएँ। इस नोट्स पे ये इंक्लूड है, ये यूनिट चूँकि कंप्लीट हो रहा है, इसलिए कंप्लीट इस यूनिट का नोट्स आपको व्हाट्सएप चैनल पे लिंक के माध्यम से मिल जाएगा। तो यहाँ पे लास्ट टॉपिक, यहाँ पर इस पर्टिकुलर यूनिट का, जिसको कहते हैं गैसों में द्रव्यमान का अभिगमन या विसरण, ठीक? विसरण कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स का जाना, इसको 1/6 के कंसेप्ट से हमने बनाया हुआ है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स का मोशन हो रहा है और मॉलिक्यूल्स का मोशन हो रहा है, इसलिए डेंसिटी का टर्म यहाँ पर इंक्लूड नहीं हो रहा है। तो उसके उस आधार पे अगर इसको आप देखें कि गैस में विसरण कहने का मतलब है कि विभिन्न-विभिन्न भागों में अणु का जो घनत्व अलग-अलग होता है, उसको एक समान करना। मतलब ज़्यादा वाले क्षेत्र से कम वाले क्षेत्र पे जाना, जिसके वजह से साम्यावस्था आती है, इसी को डिफ्यूज़न कहते हैं। एग्ज़ाम्पल इसका परफ्यूम है, तो ये इसके लिए ये वाला एग्ज़ाम्पल, एक लेयर AB है यहाँ पर, ये वाली, उसके वो किस गति से चल रही है, मान लीजिए आपका यहाँ पर n नंबर ऑफ पार्टिकल है, याद रखेंगे ये नंबर ऑफ पार्टिकल पे काम हो रहा है ना यहाँ पर, तो नंबर ऑफ पार्टिकल पे काम हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग सांद्रण प्रवणता रहेगी, कंसंट्रेशन का ढाल रहेगा कि कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कम है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि इतना गुना ज़्यादा है मॉलिक्यूल्स की संख्या और नीचे वाले क्षेत्र में इतना कम है मॉलिक्यूल्स की संख्या। तो यहाँ पे चूँकि मॉलिक्यूल्स का मोशन हो रहा है, तो यहाँ पे 6 दिशाओं को ले लिया है कि पॉज़िटिव, नेगेटिव सभी चीज़ को लेते हुए अगर आप ये निकालें कि इस परत AB के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले नेट अणुओं की संख्या, तो नेट अणुओं की संख्या हो जाएगी 1/6, क्योंकि 6 दिशा में जा सकता है। किस गति से जाएगा? तो c बार, जो कि औसत वेलोसिटी है। ऊपर वाले का कितना एलिमेंट था, अमाउंट था n प्लस लैम्ब्डा dn अपॉन dy। नीचे वाले परत का कितना था? इतना था। इन दोनों के बीच आप डिफरेंस निकाल रहे हो। इन दोनों के बीच साम्यावस्था का जगह ये बीच वाला है। तो आप इन दोनों एरिया के बीच का डिफरेंस निकाल रहे हो। किस वेलोसिटी से? 1/6 गुना 6 दिशाओं के लिए, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, और सी बार के लिए। तो फाइनली यू हैव इक्वेशन नंबर 1 दिस टाइप, 1/3 सी बार लैम्डा dn अपॉन dy। और विसरण का नियम जो होता है उसको बोलते हैं फिक का नियम। तो फिक के नियम के अकॉर्डिंग जो विसरण का नियम होता है वो इस तरह से दिया जाता है कि हमारा जो n है, ये n है ना, इज इक्वल टू डिफ्यूजन कोफिशियंट dn अपॉन dy। और जब आप इन दोनों की तुलना करते हैं तो आपको d इज इक्वल टू 1/3 सी बार लैम्डा मिल जाता है, और लैम्डा की वैल्यू पुट कर दीजिएगा जैसे हम लोग पहले करते आए हैं। तो इसको मैंने शॉर्ट में यहाँ पे डिफाइन किया है। और क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी टर्म नहीं आएगा, क्योंकि घनत्व की बात नहीं है, क्योंकि एक-एक पार्टिकल मूव कर रहा है, ये डिफ्यूजन है। इसलिए यहाँ पे डेंसिटी वाले टर्म के कॉन्सेप्ट में या 1/3 के कॉन्सेप्ट में ना सॉल्व करते हुए इसको हम लोगों ने सभी दिशाओं के कॉन्सेप्ट में सॉल्व कर लिया है। ठीक? ये वाला मेथड उन दोनों डेरिवेशन के लिए, श्यानता के लिए और क्या बोलते हैं आपके उसमें चालन के लिए सूटेबल नहीं है। वहाँ पे बहुत बड़ा ये इस चीज़ को एक्सप्लेन करना पड़ता है। अगर डिफ्यूजन पेपर में आता है, आप इस तरह से बनाइएगा। ठीक? यहाँ पे की पॉइंट क्या है जी? फिक का लॉ। फिक का डिफ्यूजन लॉ आपको याद रखना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ से भी कंक्लूजन है, डिटेल में आप जरूर लिखिएगा कि सी बार इज प्रोपोर्शनल टू रूट टी, तो डी भी रूट टी के प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना ताप होगा उतना ज्यादा डिफ्यूजन होगा। ठीक? आप रिजल्ट कंक्लूड करिए कि कोई चीज यदि ठंडी है तो आप उसका स्मेल नहीं ले सकते, उस चीज को आप तक नहीं आएगा। लेकिन यदि टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे आप रसोई में खाना वगैरह बन रहा है, तो खाना जब बनता है तो कोई चीज़ यदि गैस पे चढ़ी हुई है, तो उसका वो गर्म होती है तो वो वातावरण में उसकी खुशबू फैलने लगती है। मतलब डिफ्यूज़न होता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो डिफ्यूज़न भी बढ़ रहा है, विसरण बढ़ रहा है। ये इसका कांसेप्ट है कि विसरण जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो गैस के जो डिफ्यूज़ होने की या उसके प्रभाव के फैलने की दर जो है बढ़ती है। तो स्टूडेंट यहाँ तक आप
कंप्लीट करके रखिए। इसे शॉर्ट फॉर्म में मैंने किया है, आप इसको डिटेल में लिखिएगा अपने नोट्स और किताबों से। बट स्यानता और उष्मा चालकता और विसरण तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। डेफिनेटली एग्जाम में इससे एक टॉपिक तो रहने ही वाला है बड़े मार्क्स के क्वेश्चन में। ठीक, तो आई होप आप लोगों को ये यूनिट अच्छे से समझ में आया होगा। जो पाथ हम लोगों ने डिसाइड किया था इस यूनिट को पढ़ने के लिए, आप उस पाथ को फॉलो करते हुए अगर इसे पढ़ते हैं और जो नोट्स और जो प्रॉपर्टीज के मटेरियल हैं उसे यूज करते हैं, तो यूनिट बहुत इजी है आपके लिए। और इजी है और साथ ही साथ आप सीखें, सीखने पे जोर दें। अगर आप कोई शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं मार्क्स पाने के लिए, लिखने के लिए, कॉपी भरने के लिए, तो वो अलग बात है। क्योंकि गैसों के अणुगति सिद्धांत के इन कॉन्सेप्ट्स को अगर आपने यहाँ पे आज नहीं सीखा, तो जब आप अपने अगले सेमेस्टर्स में जाएंगे और वहाँ जब आपको क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, या फिर स्टैटिस्टिकल फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, या सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, और वहाँ पे फिर ये सब चीज़ें फिर अलग रूपों में जब लौट के आएंगी, तो फिर दिक्कत होगा। ठीक, वहाँ पे फिर कंसेप्ट आप उतने अच्छे से ग्रैप नहीं कर पाओगे। फिर आप ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे बन जाओगे। ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे बन जाओगे मतलब आप 4-4 घंटे, 5-5 घंटे किताब को सर पे पटकते घर में बैठे रहोगे। अगर आपने यहाँ आज थोड़ी-सी मेहनत कर ली, तो वहाँ पर भी बहुत एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप आसानी से वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लिक करने लगेगा, आप उस चीज़ों को विज़ुअलाइज़ करने लगोगे, और फिज़िक्स पढ़ने का मतलब ही है यार कि थोड़ा-सा विज़ुअलाइज़ेशन लो। ठीक? लगातार आपको वीडियोस और किसी टाइप का एनिमेशन एनिमेशन दिखा के उतनी चीजें हम जज नहीं कर सकते जितना आप खुद सोच के किसी चीज को विजुअलाइज कर सकते हैं। इंसानी दिमाग का सबसे पावरफुल टूल यही है कि आप एक सेकंड में गैलेक्सी के पार जा सकते हो अपनी थिंकिंग से। तो उस कंसेप्ट को यूज करो और जो फेनोमेना फिजिक्स के हो रहे हैं उसको इमेजिनेशन करिए, और ये कंसेप्ट्स को बार बार अपने हाथ शब्दों में, अपने हाथों से, अपने वर्ड्स में लिख के बना के रखिए। तो ये रहा यूनिट नंबर 3, टाइटल द काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस, जिसके अंदर हम लोगों ने मैक्सवेल के अणुगति सिद्धांत के आधार पर मैक्सवेल के वेग और चाल वितरण नियम को पढ़ा। उसके बाद उसके एक्सपेरिमेंटल प्रूफ को भी देखा। हमने 3 विशेष वेलोसिटीज के बारे में पढ़ा, जिसे औसत वेग, सर्वाधिक संभाव्य चाल, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, वर्ग माध्य मूल चाल के बारे में हमने जाना। उनके बीच में रिलेशन हमने जाना। और उसके बाद गैसों में अभिगमन की घटनाओं और इक्विपार्टीशन थ्योरम को भी जाना। इतना ही आपके सिलेबस में है, इससे आगे कुछ भी नया है उसे मत पढ़िए, टाइम वेस्ट है। ठीक, तो ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं हमारे नए क्लास में, हमारे यूनिट नंबर 4 या मतलब लास्ट यूनिट को लेते हुए। तब तक आप लोग इसे अच्छे से प्रिपेयर करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।